नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे असल जिंदगी के हीरो की जिसकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य। 2000 साल से भी पहले इसी शख्स ने अखंड भारत की नींव रखी थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका फैलाव आज के समय में सोचना भी मुश्किल लगता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 320 ईसा पूर्व में। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा खेल खेल में राजा बना बैठा है। उसके सामने चोरी का एक मामला आता है। वो बच्चा ना सिर्फ चोर को सजा सुनाता है, बल्कि कहता है कि जिस राज्य की प्रजा भूखी हो वहां का राजा भी सजा का हकदार है, और खुद को भी कोड़े मारने का आदेश देता है। क्या बात है ना? न्याय की इस गजब की समझ ने वहां से गुजर रहे महान विद्वान चाणक्य को पूरी तरह से चौंका दिया। वही चाणक्य जिनका राजा धनानंद ने अभी अभी भरी सभा में घोर अपमान किया था। और यहीं से सुलगती है विद्रोह की पहली चिंगारी। उस बच्चे के न्याय से चाणक्य इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे तक्षशिला ले जाने का फैसला कर लिया। उनका मकसद साफ था, इस बच्चे को एक ऐसे अछूत हथियार में बदलना जो भ्रष्ट नंद साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंके। आपको बता दें, इस होनहार बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका था और उसकी मां किसी के यहां दासी का काम करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर जिसे गर्म खिचड़ी की रणनीति कहा जाता है। देखिए, शक्तिशाली राजा धनानंद और उसके चालाक मंत्री अमात्य राक्षस को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। शुरुआत में इतनी भयानक हार मिली कि लगा जैसे बगावत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी। लेकिन फिर एक छोटी सी घटना ने सब पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने देखा कि एक बच्चा गर्म खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला बैठा है। उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे, खिचड़ी हमेशा किनारों से खानी चाहिए, बीच से नहीं। ये सुनते ही चाणक्य के दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। पुरानी रणनीति के तहत वो सीधे केंद्र या राजधानी पर हमला कर रहे थे, जिससे उन्हें हार मिल रही थी। लेकिन अब उन्होंने सीमाओं पर मौजूद छोटे छोटे राज्यों से गठबंधन करके किनारों से साम्राज्य को कमजोर करना शुरू किया, बिल्कुल किनारों से ठंडी होती खिचड़ी की तरह। और ये नई रणनीति कितनी कारगर साबित हुई, ये हम मौर्य साम्राज्य के विस्तार और उनके विजय अभियानों में साफ देख सकते हैं। सच कहें तो इस एक बदलाव ने पूरी एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। जरा इस सफरनामे पर गौर करते हैं। सबसे पहले हिमालय के राजा पर्वतक के साथ हाथ मिलाया गया, सैन्य ताकत बढ़ाई गई और 322 ईसा पूर्व तक धनानंद का काम तमाम करके नंद साम्राज्य का अंत कर दिया गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सिकंदर के लौटने के बाद नॉर्थ वेस्ट में जो गवर्नर्स खुद को आका समझ बैठे थे, चंद्रगुप्त ने उन्हें भी धूल चटाई। और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत की गहराइयों तक अपना परचम लहरा दिया। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त की सैन्य ताकत का खौफ इतना था कि सेल्यूकस निकेटर जैसे बेहद शक्तिशाली ग्रीक कमांडर को भी घुटने टेकने पड़े। सेल्यूकस को ना सिर्फ सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से सौंपने पड़े, बल्कि कूटनीतिक रिश्ते भी जोड़ने पड़े। यहां तक कि उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को उनके दरबार में भेजा। हाँ, ये वही मेगस्थनीज हैं जिन्होंने आगे चलकर इंडिका नाम की वो मशहूर किताब लिखी, जिससे हमें आज इतिहास की बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 500। सोचिए कूटनीति का कैसा जबरदस्त प्रदर्शन रहा होगा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को वापसी में 500 खूंखार युद्ध हाथियों की एक पूरी सेना ही भेंट में दे दी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, बल्कि अपनी अथाह शक्ति और उदारता का दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। चलिए, अब प्रशासन की बात करते हैं। देखिए, तलवार के दम पर दुनिया जीतना बेशक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को बिना किसी गड़बड़ी के चलाना, उसके लिए गजब की प्रशासनिक सूझबूझ चाहिए होती है। इस बेहतरीन व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे मौर्य साम्राज्य को 4 बड़े और बेहद सुव्यवस्थित प्रांतों में बांट दिया गया था। उत्तरापथ, जिसकी कमान तक्षशिला से संभाली जाती थी। अवंतीपथ, जिसका केंद्र उज्जैन था। प्राच्यपथ, जिसकी राजधानी खुद पाटलिपुत्र थी। और दक्षिणापथ, जिसे सुवर्णगिरी से चलाया जाता था। ये सब मिलकर एक एकदम परफेक्ट मशीन की तरह काम करते थे, जिनका मुख्य कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखी बातों को असल जमीन पर उतारा गया। इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसके तहत बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और आजीवक जैसे बिल्कुल अलग अलग धर्म एक साथ शांति से फले फूले। बुनियादी ढांचे की तो पूछिए ही मत।
पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक हजारों मील लंबा हाईवे बनाया गया, सिंचाई के लिए कमाल की नहरें बनी, खदानों का नेटवर्क बिछाया गया, और तो और दुश्मनों की पल पल की खबर रखने के लिए एक बेहद चुस्त खुफिया विभाग भी बनाया गया था। धीरे धीरे सम्राट चंद्रगुप्त का रुतबा इतना बढ़ गया कि विदेशी इतिहासकारों ने उनके बारे में कई हैरान करने वाली किंवदंतियां लिखनी शुरू कर दीं। कुछ ग्रीक किताबों में तो उन्हें एक ऐसा रहस्यमयी और जादुई योद्धा बताया गया है जो खूंखार जंगली शेरों और पागल हाथियों को बस एक इशारे में काबू कर सकता था। ऐसा था उनका खौफ और सम्मान। लेकिन अक्सर महान सफलताओं के पीछे गहरे घाव छिपे होते हैं। इन शानदार जीतों और भगवान जैसे रुतबे के पीछे भी एक बेहद दर्दनाक और अनकही व्यक्तिगत त्रासदी थी। असल में राजा को किसी भी तरह के जहर से बचाने के लिए चाणक्य रोज उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे ताकि शरीर में इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गर्भवती रानी दुर्धरा ने गलती से वो जहरीला खाना खा लिया। चाणक्य जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर साम्राज्य के वारिस को बचाना जरूरी था। आनन फानन में एक आपातकालीन सर्जरी की गई। रानी को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन जहर की एक बूंद उस नवजात शिशु के माथे पर गिर गई जिससे वहां एक बिंदु सा बन गया, और इसीलिए उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। जब सत्ता की इतनी भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़े तो मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ये सब किस लिए। शायद यही वो पल था जिसने भारत के सबसे बड़े विजेता को प्राचीन इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ शुरू होती है उनकी अंतिम यात्रा। लगभग 23 सालों तक राज करने के बाद जिस इंसान ने पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया था, उसने अचानक अपनी ही मर्जी से वो चमकता हुआ सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की तरफ निकल गए। वहां उन्होंने सल्लेखना व्रत का पालन किया। ये जैन धर्म का एक बहुत ही कड़ा और गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें इंसान दुनिया की सारी मोहमाया और शारीरिक इच्छाओं को छोड़ने के लिए अपनी मर्जी से अन्न जल त्याग देता है। कहा जाता है कि श्रवणबेलगोला की एक गुफा में शांति से ध्यान लगाते हुए 297 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। वो भले ही चले गए, लेकिन सोचिए उनकी बनाई नींव कितनी मजबूत रही होगी। मौर्य साम्राज्य उनके जाने के बाद भी अगले 130 सालों से ज्यादा तक शान से खड़ा रहा, और इसी ठोस जमीन पर आगे चलकर भारत के एक और महान शासक ने कदम रखा, उनके पोते अशोक महान ने। चंद्रगुप्त मौर्य की ये पूरी महागाथा जाते जाते हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है। असली जीत आखिर है क्या? पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना या फिर खुद अपनी ही इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना? एक महान शासक की असली पहचान शायद इसी जवाब में छुपी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।